देखिए, आज मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क के बारे में। थोड़ा सा मैं सिलेबस बताऊंगा आप लोगों को कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क में, है ना। तो पहले हम सिलेबस के बारे में जिक्र कर लेते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। फिर टॉपिक को लेंगे हम लोग। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर सिलेबस में, आपको जो सबसे पहला पॉइंट है ये रिकॉर्डिंग है, ठीक है भाई। ये सारा का सारा रिकॉर्डिंग है। और जो पहला पॉइंट दिया है सिलेबस में वो दिया हुआ है समाज कार्य के बारे में। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि समाज कार्य क्या होता है, उसकी अवधारणाओं से पूछा जाएगा कि समाज कार्य लिया कहाँ से गया है, ये पूछा जाएगा, और समाज कार्य का मतलब क्या होता है ये प्रश्न पूछा जाएगा आप सबसे। बस मैं अभी आप लोगों का शुरुआत कर रहा हूँ इसके बारे में। फिर आपसे प्रश्न देखो, सिलेबस में मेंशन है समाज सेवा क्या है, फिर समाज कल्याण क्या है, सामाजिक क्रिया। सामाजिक क्रिया का मतलब होता है सोशल एक्शन, और समाज सुधार। समाज सुधार में आपको ये देखना है कि जो 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय जी आए थे ब्रह्म समाज को लेकर, फिर आर्य समाज को लेकर दयानंद सरस्वती जी के बारे में, परमहंस मिशन के बारे में, स्वामी विवेकानंद के, यहाँ से प्रश्न बनाया जाएगा आपको समाज सुधार में। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो सिद्धांत और सामाजिक नीति लिखी हुई है, ये सिद्धांत और सामाजिक नीति पूछ रहा है समाज कार्य के बारे में। तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे समाज कार्य की अवधारणा, समाज कार्य की विशेषताएं, समाज कार्य का परिभाषा, समाज कार्य का मेरी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे, और उसी के आधार पे मैंने कुछ प्रश्न भी लिया है, उन प्रश्नों को भी मैं करवाऊंगा आप लोगों से। तो ये आपका यूनिट 1 है। पॉइंट जो 1 दिया हुआ है इसका मतलब आपको समझना है यूनिट नंबर 1। मैं हमेशा आप लोगों से बोलूंगा यही कि यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 ऐसे बात करूंगा। तो आप समझ जाना कि पॉइंट 3 और 2 की बात कर रहे हैं सर, ठीक है। आगे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे पॉइंट 2 का, तो ये यूनिट नंबर 2 है। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि भारत में जो है समाज कल्याण योजनाएं कौन कौन सी चलाई गई हैं, और 2000, ध्यान रखिएगा 2021 की पूछी जाएंगी, ठीक है। 2021 क्या, और बेसिकली जो 2015 की बात हो रहा है, 2014 की बात हो रही है, इसमें आप लोगों को मैं एक सेपरेट बताऊंगा कि कौन कौन सी योजनाएं जो है पूछी जा सकती हैं। और इनसे प्रश्न पूछा ये जाएगा कि जैसे पूछ लिया उज्ज्वला योजना कब आई थी, तो ऐसे प्रश्न बनाएगा, ठीक है। तो समाज कल्याण सेवाओं के लिए उन योजनाओं के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को देखना होगा। फिर समाज कार्य में जो स्वैच्छिक एजेंसियां हैं, स्वैच्छिक एजेंसियां का मतलब होता है एनजीओ। एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन की क्या भूमिका रही है समाज कल्याण में, उसके बारे में थोड़ा सा पूछा जाएगा। उसके अर्थ को लेकर पूछा जाएगा, वो कौन कौन सी एनजीओ हैं या कौन कौन सी एजेंसी हैं, वो कब कब लाई गई हैं, ठीक है। तो एक अमेरिका की एजेंसी है, बहुत फेमस है, ठीक है, उसे आप ध्यान रखना, फ्रेंड्स करके आता है, फ्रेंड्स सोसाइटी, वो पूछा जाएगा आप लोगों से। हालांकि मैं करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। ये एक दिन का टॉपिक है, एक दिन में आपका एक यूनिट समाप्त कर दूंगा मैं। नेक्स्ट सामाजिक क्रिया। सामाजिक क्रिया देखो ध्यान रखिएगा, समाज कार्य में दो प्रणालियां हैं, एक प्राथमिक प्रणाली है और एक द्वितीयक प्रणाली है। जो प्राथमिक प्रणाली है उसमें 3 चीज़ें आती हैं, केस वर्क आता है, ग्रुप वर्क आता है, कम्युनिटी वर्क आता है। और जो सहायक प्रणाली या द्वितीयक प्रणाली है, जिसको आप सेकेंडरी मेथड बोलते हो, उसमें आता है सामाजिक क्रिया आता है, समाज कल्याण प्रशासन आता है, और समाज कार्य शोध आता है। ये 3 चीज़ें याद रखना। वाल्टर एंड्रियास फ्रिडलैंडर, ये पूरा नाम है उसका, फ्रिडलैंडर ने 1957 में दिया था, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को पीडीएफ के मेंशन, मतलब पीडीएफ में मेंशन किया हूँ, वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लेना, और मैं बताऊंगा भी आप लोगों को। फिर उसके बाद कुछ प्रमुख सामाजिक बुराइयों को किस तरीके से समाप्त किया गया है, वो सामाजिक क्रिया के माध्यम से, जैसे दहेज प्रथा को लेकर, बाल विवाह को लेकर, बाल वैश्यावृत्ति को लेकर, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है प्रश्न बनाएगा यहाँ से भी। भारत में बाल श्रम क्या है, जाति क्या है, संघर्ष क्या है, सांप्रदायिकता के दंगे क्या हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो है पूछे जाएंगे यूनिट नंबर 2 से प्रश्न आप लोगों से, ठीक है। पीडीएफ में मेंशन करूंगा, यूनिट वाइज आप लोगों को मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। और यूनिट वाइज ही मैं आप लोगों को क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, प्रैक्टिस भी करवाऊंगा आप सभी लोगों को, ठीक है। तो दिसंबर में एग्जाम है, टेंशन ना लीजिए, वहाँ तक मैं कवर करवा दूंगा आप लोगों को सारा का सारा चीज़, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं प्राथमिक अवधारणाएं। तो प्राथमिक अवधारणाएं मैंने अभी आपको बताया भी है कि वाल्टर एंड्रियास ने 3 चीज़ों के बारे में बात किया था, एक केस वर्क के बारे में बात किया था, एक ग्रुप वर्क के बारे में बात किया था, एक कम्युनिटी वर्क के बारे में बात किया था। तो जो कम्युनिटी वर्क है, यहाँ पर आपसे पूछेगा कि समुदाय क्या है, समाज क्या है, संघ क्या है, संस्थाएं क्या है, जाति क्या है, वर्ग क्या है, यानी मिला जुला के आप कह सकते हो सामाजिक स्तरीकरण पूछा जाएगा यूनिट नंबर 3 से, ठीक है। समझ में आ रहा है? अभी मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, केवल सिलेबस समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है? एक बार मुझे बोलिए जरा हाँ या ना में। हाँ सर। चलिए फिर ठीक है।
आगे अगर हम बात करें यूनिट नंबर 4 की, तो यूनिट नंबर 4 में आपसे पूछा जाएगा सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण को लेकर। ठीक है, सोशल चेंजेस में एक नाम याद रखना, आगबर्न करके नाम आता है। टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत सारे ऐसे टेक्निकल वर्ड्स बोल रहा हूँ, आप लोगों को शायद ना समझ में आए, लेकिन बस यहाँ पे सुनते जाइए। यह जब पीडीएफ आपको इस यूनिट का दूंगा तो उसमें नाम सब के सब लिखे हुए मिलेंगे जो मैं बोल रहा हूँ। आगबर्न ने सोशल चेंजेस के बारे में 1922 में दिया था। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसकी पुस्तक कब आई थी, तो 1922 में आई थी। सामाजिक परिवर्तन में सबसे अहम भूमिका किसकी थी, तो ये भी प्रश्न बन सकता है। तो अहम भूमिका थी आगबर्न की। ठीक है, तो ये प्रश्न बनेगा। फिर सामाजिक नियंत्रण से सामाजिक परिवर्तन के जो कारक हैं उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन कौन से कारक हैं मैं चर्चा करूंगा। सामाजिक परिवर्तन के प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। प्रिंसिपल्स अलग होता है, थ्योरी अलग होती है। प्रिंसिपल का मतलब होता है बेसिकली सिद्धांत, और थ्योरी का मतलब भी होता है सिद्धांत। तो जो प्रिंसिपल्स होते हैं उस प्रिंसिपल सार्वभौमिक सत्य पर आधारित होता है, इसलिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जो थ्योरी होती है सामाजिक क्रिया के माध्यम से या सामाजिक शोध के माध्यम से उसमें मॉडिफिकेशन करते हो, आलोचना करते हो। तो सिद्धांत से प्रश्न आए तो सिद्धांत वही होंगे, जैसे समाज कार्य का सिद्धांत पूछा है तो मैं प्रिंसिपल वाला सिद्धांत बताऊंगा, ना कि थ्योरी वाला सिद्धांत बताऊंगा। थ्योरी में मॉडिफिकेशन हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका भी। फिर उसके विकास और प्रगति से प्रश्न पूछे जाएंगे। सामाजिक नियंत्रण की औपचारिकता और अनौपचारिकता एजेंसी कौन कौन सी, इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे यूनिट नंबर 4 में। भारत में जो है यूनिट नंबर 5 से अगर मैं बात करूं तो कल्याणकारी राज्य क्या है, केंद्र कल्याणकारी राज्य की क्या भूमिका रही है, सामाजिक नियोजन की क्या भूमिका रही है, सामाजिक और समाज कल्याण योजनाएं कौन कौन सी हैं, सामाजिक नीति कौन सी है, भारतीय संविधान। भारत के संविधान में आपको पूरा संविधान नहीं पढ़ना है, मैं आपको बताऊंगा कि अनुसूची पढ़नी है आपको कौन कौन सी, अनुच्छेद कौन कौन सा ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। और जो है स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, ठीक है, इसके बारे में भी आप लोगों से चर्चा करूंगा। ठीक है, भारतीय संविधान के बारे में तो पूरा संविधान नहीं पढ़ना हम लोगों को है। फिर उसके बाद सामाजिक अनुसंधान की मेरी क्लास जो है एमपीपीएससी और यूजीसी की क्लास चल रही है रिसर्च पर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी प्रश्न आप लोगों से बनाए जाएंगे इसके स्टेप से, तो स्टेप आप लोग इसका ध्यान रखिएगा खासकर। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो समाज कार्य के अनुसंधान मतलब मेनिंग कॉन्सेप्ट पूछेगा यहाँ पे, अवधारणाएं वगैरह से, उद्देश्य क्या हो सकता है इसका, क्यों हम करते हैं शोध। ठीक है, ये पूछा जाएगा। सर्वेक्षण से प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद सोशल डिज़ाइन, जो रिसर्च का डिज़ाइन है किस तरीके से आप अभिकल्पना करते हैं वह प्रश्न बनाएगा। परिकल्पना से पूछा जाएगा, जहाँ पर किसी चीज़ में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं आप, संभावित कोई कल्पना किया जाता है उसी को हम बोलते हैं परिकल्पना। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगा हाइपोथेसिस। फिर नमूनाकरण का मतलब होता है सैंपल, तो सैंपल दो टाइप का होता है, एक होता है प्रोबेबिलिटी, एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और इसका मैं पूरा का पूरा आप लोगों को मैंने करवा रखा है एमपीपीएससी यूजीसी का, तो वहाँ से भी वो काम आ जाएगा आप लोगों का यूनिट नंबर 6। ठीक है, डेटा संग्रहण के तरीके कौन कौन से होते हैं, मतलब डेटा कलेक्शन के कौन कौन से तरीके माने जाएंगे, तो ये पूरा का पूरा यूनिट नंबर 6 जो है रिसर्च पर है। पूरा का पूरा यूनिट नंबर 6 किस पर है, समाज कार्य शोध पर है, द्वितीयक प्रणाली में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप इसका भी थोड़ा सा। यूनिट नंबर अगर हम 7 की बात करते हैं तो यूनिट नंबर 7 में स्वास्थ्य से आएगा, फिर सामाजिक शारीरिक रचना के विज्ञान। अब कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे आप बोलते हैं ना वृद्ध लोगों का जब आप अध्ययन करते हैं तो जोरोंटोलॉजो बोला जाता है उसको, यानी जरा विज्ञान बोला जाता है। तो उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। कुछ बीमारियों से प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे आजकल का एक बीमारी बहुत आप लोगों ने नाम सुना भी होगा, स्मार्टफोन एडिक्शन के बारे में। ठीक है, स्मार्टफोन एडिक्शन के बारे में, तो वहाँ से प्रश्न आप लोगों से बनाने की पूरी संभावना है, क्योंकि सामाजिक विकृति का विज्ञान के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। फिर सांस्कृतिक कारक के प्रश्न पूछेगा, सामाजिक चिकित्सा से प्रश्न पूछेगा, और भारत में स्वास्थ्य के लेकर समस्याएं कौन कौन सी चीज़ें हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा पोलियो क्या हो गया, समाप्त कर दिया गया है अब भारत में, और ये कब समाप्त कर दिया गया है तो आप सबको पता होना चाहिए 2014 में। ठीक है, तो इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आप लोगों से जिक्र करूँगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो बीमारी के सामाजिक और जो है दैहिक अध्ययन क्या क्या है, तो बीमारी के लेकर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तरीके से, ठीक है, इनके बारे में बात किया है। दैहिक अध्ययन के बाद, दैहिक अध्ययन का मतलब होता है मनोसामाजिक अध्ययन, मनोसामाजिक अध्ययन का मतलब होता है शारीरिक से संबंधित होगा। ठीक है, तो ये क्रिया विधि आ जाती है। मैस्लो की जब थ्योरी आप पढ़ेंगे तो उसमें पहला जो स्टेप दिया हुआ है दैहिक दिया हुआ है, तो उन्हीं दैहिक के बारे में हम थोड़ा सा डीप में जानकारी लेंगे। फिर उसके बाद मानसिक होगा, फिर विक्षिप्तता के बारे में, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा सिजोफ्रेनिया के बारे में नाम सुना होगा। ठीक है, बायोपोलर के बारे में सुना होगा, अल्कोहल के बारे में सुना होगा, वहाँ से प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा। तनाव के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, हताशा और संघर्ष। ठीक है, तो यहाँ से भी आप लोगों से प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में।
चिकित्सा में बेसिकली दो टाइप होगा, एक होगा आपका मनोचिकित्सा समाज कार्य को लेकर, एक होगा चिकित्सीय समाज कार्य को लेकर। उसमें कार्यकर्ता की क्या भूमिका, यानी आप सोशल वर्कर हो, आपकी क्या भूमिका होगी जब चिकित्सक समाज कार्य के रूप में काम करेंगे, या जब आप मनोचिकित्सक के रूप में काम करेंगे तब आपकी क्या भूमिका होगी, उसकी क्या क्या सेटिंग होगी, क्या क्या रणनीति होगी, वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये बहुत ही सिंपल है और सरल भी है, और सिर्फ ये आधे घंटे का है। आधे घंटे में मैं यूनिट नंबर 9 समाप्त कर दूंगा। ठीक है, आगे अगर मैं बात करता हूँ यूनिट नंबर 10 को लेकर, तो यूनिट नंबर 10 में बेसिकली पूछा जाएगा मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, उसके समस्याओं को लेकर, जैसे मानसिक बीमारी कौन कौन सी होती हैं, उस मानसिक बीमारी को लेकर उसको समाप्त कैसे किया जाए, इस तरीके की क्रियाविधि जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता कैसे करता है, ये यूनिट नंबर 10 में दिया हुआ है। तो भारत में जो मानसिक स्वास्थ्य और उसकी समस्याएं हैं उससे चर्चा होगी, वहाँ से भी प्रश्न पूछा जाएगा। सामान्य और असामान्य व्यवहार क्या है, सामान्य को बोला जाता है वांछनीय, असामान्य को बोला जाता है अवांछनीय व्यवहार, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से बिहेवियर अगर आते हैं तो आप कौन कौन सी टेक्निक अपनाओगे समाज कार्य, ठीक है, सोशल वर्कर की। फिर उसके बाद मनोचिकित्सक परामर्श, और उसके बाद अटेंशन, उसके बाद आपका सहयोग, फिर उसके बाद मनोचिकित्सकीय समाज कार्य के विभिन्न सेटिंग, वही चीज़ें आ गई रणनीति, जहाँ पे मैं बोल रहा था आपसे आधे घंटे की क्लास है, वही चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन किया गया है, परंतु यहाँ पे ऑलरेडी कर दिया है कि मानसिक अस्पताल में हो और ऑलरेडी आप मेडिकल सोशल वर्कर हो तो ये जरूर प्रश्न पूछेगा मेडिकल से लेकर। फिर उसके बाद मार्गदर्शन कैसे करोगे, ठीक है, फिर परामर्श केंद्र क्या होगा, फिर पुनर्वासित कैसे करोगे, उसे समाज की मुख्य धारा से कैसे जोड़ोगे, ये यूनिट नंबर 11 से पूछा जाएगा मनोचिकित्सा से, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यूनिट नंबर लास्ट है, ये 12 यूनिट है और ये लास्ट यूनिट है कि भारत की प्रमुख सामाजिक समस्याएं कौन कौन सी है। मद्यपान हो गया, अल्कोहल वगैरह, मैं अभी बात कर रहा था आप लोगों से, नशीली दवाओं की लत हो गया, वृद्धों की समस्या हो गई, गरीबी हो गई, बेरोजगारी हो गई, किशोर अपराध हो गया, जनसंख्या में अधिकता हो रहा है, तो इन सब से प्रश्न पूछा जाएगा आप सबसे। ये 12 यूनिट हैं, 12 के 12 यूनिट मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगा, और हर एक यूनिट समाप्त होने के बाद मैं आप लोगों से वहाँ पर कुछ प्रैक्टिस भी करवाऊंगा कि प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, क्योंकि देखो मेरे पास जो है अनुभव है, यूजीसी वाले बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ समाज कार्य का, और फिर मैं एमपीपीएससी के समाज कार्य के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाता हूँ। प्रश्न का जो पैटर्न है वो कहाँ कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, ये मैं आप लोगों को प्रश्न के माध्यम से करवाऊंगा, आप समझ भी आएगा आप सभी को। तो ये टोटल थे 12 यूनिट, है ना, उत्तराखंड के मेडिकल समाज कार्य के लेकर। तो इतनी बात तो आप सभी लोग ने समझ गए होंगे। अब मैं आप लोगों को सीधा सीधा लेके चलता हूँ टॉपिक पर, यूनिट नंबर 1 पर। ठीक है, एक बार जरा मुझे कंफर्म कर दीजिए आप सभी लोग, क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है, सभी लोगों को कंफर्म कर दीजिए एक बार सभी लोग। चलिए, तो यहाँ समाज कार्य के जो पहला यूनिट दिया हुआ है, इस पहले यूनिट में मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा, एक मिनट। तो ये समाज कार्य की जो पहला यूनिट दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है समाज कार्य का सिद्धांत। तो समाज कार्य का सिद्धांत ही नहीं पढ़ना है आपको कि केवल समाज कार्य का ही सिद्धांत पढ़ लो। अब भाई सोशल वर्कर हो तो सोशल वर्कर को पता होना चाहिए समाज कार्य होता क्या है। तो मैं अब आप लोगों का जो है यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, और देखिए आप सभी लोग देखते चलिएगा ध्यानपूर्वक आप सभी का। ठीक है, देखिए समाज कार्य होता क्या है पहले ये समझिए। देखिए एक चीज़ तो ये ध्यान रखना होगा कि सोशल वर्क जो है ना वो लाया कहाँ से गया है, तो आप सभी लोगों को मैं बता देता हूँ, समाज कार्य जो आया है वो सामाजिक विज्ञान से आया है। कहाँ से आया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, समाज कार्य जो लाया गया है वो सामाजिक विज्ञान से आया है, पहली बात। दूसरी बात अगर मैं आप लोगों से जिक्र करूँ, अगर मैं दूसरी बात आप लोगों से जिक्र करूँ तो सामाजिक विज्ञान से समाज कार्य, जो समाज कार्य आया हुआ है सामाजिक विज्ञान से आया है, इसका आप खासकर ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, ये जो समाज कार्य होता है ना, ये होता है कल्याणकारी क्रियाओं का अध्ययन करने के लिए। पहली बात, आपसे एग्जाम में ऑप्शन में मिलेगा, एक प्रश्न कहेगा कि समाज कार्य का मतलब क्या है, तो ऑप्शन में लिखा रहेगा कि कल्याणकारी क्रियाओं का अध्ययन करना। तो इसका जो समाज कार्य का मतलब होता है वो कल्याणकारी क्रियाओं का अध्ययन करता है, और ये अध्ययन करने का तरीका होता है, ये बेसिकली मानवतावाद पे आधारित है, ये आधारित है वैज्ञानिक प्रविधियों पर। समाज कार्य जानते हैं किस पर आधारित है, कल्याण पर आधारित है, मानवतावाद पर आधारित है, वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित है, प्रविधि निपुणता पर आधारित। प्रविधि का मतलब होता है मेथड, ठीक है, तो मेथड पर आधारित है समाज कार्य। बिना मेथड का आपको समाज कार्य कर ही नहीं सकते हैं आप सभी लोग। संसाधन पर आधारित है, कौशलों पर आधारित है। यह सभी क्रियाविधि जब आप करते हैं वैज्ञानिक ज्ञान लगा के या प्रविधि को लगा के या आप कौशलों का लगा के या आप मानवतावाद के दर्शन को लगाकर, तो उस दौरान आप चाहे केस वर्क करें, चाहे आप ग्रुप वर्क करें, चाहे आप कम्युनिटी वर्क करें, ठीक है, ऐसे कंडीशन पर
एक संपूर्ण जीवन व्यतीत करने में सहायता प्रोवाइड करता है, सहायता प्रदान करता है समाज कार्य। समाज कार्य क्या होता है? मानवतावाद दर्शन पर आधारित है, वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित है, प्रविधि निपुणताओं पर आधारित है, और वो व्यक्तियों, समूहों और समुदायों को एक सुखी और संपूर्ण जीवन व्यतीत करने में सहायता प्राप्त करता है, यही है समाज कार्य। तो मेडिकल सोशल वर्क में ये प्रश्न हो सकता है कि बताइए जरा समाज कार्य का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि प्रविधि निपुणताओं और मार्गदर्शन का प्रयोग करते हुए व्यक्तियों की, एक व्यक्ति समूह के सदस्य या समुदाय के निवासी के रूप में उसकी मनोसामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना, निदान करना, उसके बाद पश्चात का मतलब होता है बाद, परामर्श और पर्यावरण में परिवर्तन और आवश्यक सेवाओं के माध्यम से सहायता प्रदान करना। सिंपल सी बात है, वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ, संपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए सहायता प्रोवाइड करना, ये केवल केवल कहलाता है समाज कार्य। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि समाज कार्य की मीनिंग क्या बनता है और उसका अर्थ क्या बनता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा समझिए इस चीज़ को। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, समाज कार्य करने का तरीका भी होता है। जानते हैं समाज कार्य कैसे करेंगे आप लोग? समाज कार्य करने का एक स्टेप होता है, चरण होता है, बिना स्टेप और चरण का हो ही नहीं सकता है समाज कार्य, है ना। तो सबसे पहले आपका समाज कार्य जब भी करेंगे तो वो प्रवेश होता है। प्रवेश का मतलब होता है भर्ती, और उस भर्ती के बाद अगर हम बात करें तो उसका अध्ययन करोगे, ऐसे ही करोगे। चाहे आप जब कभी आपका मान लीजिए ज्वाइनिंग हो जाती है किसी हॉस्पिटल में मेडिकल सोशल वर्क में, तो आप काम करोगे क्या? तो पहले प्रवेश, प्रवेश का मतलब भर्ती, और भर्ती के बाद जैसे इनटेक करना, किसी चीज़ को लेना, और फिर करोगे क्या? अध्ययन करोगे, और अध्ययन करने के बाद आप सामाजिक निदान करोगे, यानी निदान की प्रक्रिया चलेगी, और निदान की प्रक्रिया के बाद आप लगाओगे उपचार, और उपचार के बाद आप करोगे क्या? उपचार के बाद आप क्या करेंगे? उपचार के बाद आप मूल्यांकन करेंगे, उपचार के बाद आप मूल्यांकन करेंगे, और मूल्यांकन के बाद आप क्या करेंगे? समाप्ति करेंगे, और समाप्ति के बाद आपका क्या होगा? प्रतिपुष्टि होगा। ये इतना स्टेप तो आपको आना ही चाहिए, ये सारे के सारे जो स्टेप हैं आपका तभी सही माना जाएगा। इस तरीके से समाज कार्य किया जाता है। समाज कार्य के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक विद्वान का नाम था, कभी कभी विद्वान के नाम भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, कि नाम बताइए कि समाज कार्य के जो सबसे पहले अवधारणा विकसित करने वाला विद्वान कौन था। तो एक नाम था लेन क्लार्क। लेन क्लार्क की एक पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम भी अपने कॉपी पर मेंशन कर लीजिए। उसका नाम था प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क, ये नाम था इसकी किताब का। तो ध्यान रखिएगा, ये लेन क्लार्क की किताब का नाम है। इस किताब में इसने समाज कार्य को 3 भागों में डिवाइड किया था। एक का नाम रखा था आपका प्राचीन समाज कार्य, दूसरे का नाम रखा था मध्य समाज कार्य, तीसरे का नाम रखा था आपका आधुनिक समाज कार्य। थोड़ा सा मैं हिस्ट्री से लेकर चल रहा हूँ, शुरुआत कर रहा हूँ जीरो लेवल से, यानी आपको कुछ आता नहीं है वहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। मैंने 2-3 बातें बताई हैं। एक तो ये कि समाज कार्य मानवता पर आधारित है, वैज्ञानिक पर आधारित है, प्रविधियों पर आधारित है, जिसमें वो सुखी और संपूर्ण जीवन व्यतीत करने में सहायता करता है, ये सोशल वर्क होता है। उसके बाद मैंने बताया लेन क्लार्क की किताब का नाम, कि भाई प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क की जो किताब है, उस किताब में प्राचीन युग, मध्य युग और आधुनिक युग के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। प्राचीन युग में पहले के समय में क्या होता था? दान वगैरह की बात होती थी। ठीक है, सहानुभूति की भावना से प्रेरित होकर उसको अर्थदान या वस्तु दान कर देते थे, कहते थे मैं समाज कार्य कर लेता था। ये पहले के समय में बोला जाता था। लेकिन धीरे धीरे समय परिवर्तित हुआ, तो फिर 18वीं शताब्दी में आया, और 18वीं शताब्दी में समाज कार्य को मानवतावाद दर्शन पर आधारित हो गया। तो मानवता पर आधारित था 18वीं शताब्दी। ठीक है, उसके बाद समाज कार्य जो है 19वीं शताब्दी में आया। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि 1936 में मुंबई का एक स्कूल है टाटा इंस्टीट्यूट करके, आप नाम बता सकते हैं? आप सभी लोग में से कोई बता सकता है मुझे? 1936 का विद्यालय का जो नाम है मुंबई में, क्या नाम है उसका? कोई बता सकता है मुझे? बताइए जरा, अगर किसी को पता है तो। पता है किसी को? अरे नहीं पता है, नाम नोट करिए। एक नाम था दोराबजी टाटा स्कूल सोशल वर्क, दोराबजी टाटा स्कूल ऑफ सोशल वर्क, लेकिन अब इसका नाम सोशल साइंस रख दिया गया है। टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंस नाम रख दिया गया है। ये आप ध्यान रखिएगा, 1936 में ये चीज़ें आई हुई थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इसका आप ध्यान रखिएगा खासकर। ठीक है, इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होगी भली भांति तरीके से। चलो फिर तो यहाँ तक क्लियर हुआ।
फिर ये आपका आया आधुनिक में। तो यही कारण है कि आधुनिक में 19वीं शताब्दी में 1936 में मुंबई में ये विद्यालय आया। उस समय जो इसकी स्थापना किए थे उनका नाम था जहांगीर टाटा भोय, उनका नाम था जहांगीर टाटा भोय। और उस समय में बता दूं जो निदेशक थे टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंस के, उनका नाम था डॉक्टर मनसर्ट। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, मैं आप लोगों से क्वेश्चन भी करवाऊंगा। जो जो शब्द बोल रहा हूँ इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगा जब मैं समाजकार इतिहास की पीडीएफ आपको सेंड करूंगा, तो वहाँ पर मिल जाएगा। फिर आज के वर्तमान समय में शालिनी भारत करके एक नाम है, वो जो है टाटा इंस्टीट्यूट के इस समय निदेशक हैं। और प्रथम पहली बार जो थे डॉक्टर मनसर्ट थे। प्रश्न पूछा गया था एक बार। अब समाज कार्य के हम थोड़ा सा परिभाषा के बारे में बात करते हैं। समाज कार्य कहते किसे हैं? देखिए, समाज कार्य बेसिकली ऐच्छिक प्रयास होता है। ऐच्छिक का मतलब होता है सकारात्मक प्रयास होता है, ठीक है। तो सकारात्मक प्रयास होता है जिसका मतलब ये होता है, जिसका उद्देश्य ये होता है कि आवश्यकताओं की पूर्ति करना और सामाजिक संबंधों को और वैज्ञानिक ज्ञान और वैधानिक प्रणाली, वैधानिक का मतलब होता है वैज्ञानिक प्रणाली, ठीक है। तो वैज्ञानिक प्रणालियों के प्रयोग के माध्यम से किया जाता है, तभी वो समाज कार्य होगा, अदरवाइज समाज कार्य नहीं होगा, ठीक है। सिंपल शब्द में तो समाज कार्य जो होता है वो व्यक्तियों की समस्या को दूर करने में सहायता करता है, वही समाज कार्य कहलाता है, ठीक है। तो एक सिंपल शब्दों में आप ऐसे बोल सकते हो। वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर, इनका पूरा नाम जो है वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर पूरा नाम है। इन्होंने समाज कार्य को परिभाषा इस तरीके से दिया है कि समाज कार्य एक वैज्ञानिक ज्ञान और मानवीय संबंधों में निपुणताओं पर आधारित है जो व्यावसायिक सेवा है। तो 19वीं शताब्दी में अगर मैं बात करूं लेन क्लार्क की किताबों का नाम लेकर, जहां पे प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क में बताया था, उसने कहा था कि 19वीं शताब्दी में जो भारत का समाज कार्य है वो हो गया है व्यावसायिक समाज कार्य। तो ध्यान रखिएगा, आजकल का जो प्रश्न बनता है वो ऑप्शन में जरूर लिखा रहेगा व्यावसायिक। तो जब कहीं व्यावसायिक लिखा रहेगा तो उसको आप तुरंत टिक मार देना, वो सही हो जाएगा जवाब आपका। व्यावसायिक समाज कार्य माना जाता है इसको, ठीक है। तो यह आपका जवाब सही हो जाएगा। आगे अगर मैं बात करूं तो जो व्यक्तियों को अकेले और समूहों को और व्यक्तिगत संतोष और स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायता करती है। बेसिकली जो समाज कार्य होता है, वाल्टर एंड्रियास कहते हैं कि समाज कार्य एक कला है, सबकी बस की नहीं है कि कोई भी समाज कार्य कर ले। तो समाज कार्य करने की एक कला है। समाज कार्य जो होता है एक वैज्ञानिक प्रविधियों पर आधारित है। प्लस में अगर मैं बात करूं तो ये व्यक्ति की समूह को और समुदाय को स्वतंत्र बनाने की बात करता है, ठीक है। यानी संपूर्ण जीवन व्यतीत करने में क्या करता है, मदद करता है, वो सहायता प्रोवाइड करता है। वही बेसिकली क्या होता है, सोशल वर्क होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। यहाँ आपसे अगर कभी प्रश्न पूछेगा कि समाज कार्य कला और विज्ञान दोनों है, तो आप तुरंत लगा देना आंख बंद करके वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर ने ये परिभाषा दिया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, समाज कार्य कला और विज्ञान दोनों है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क का एक अनुसार अगर हम बात करें तो इसने भी अपनी परिभाषा दिया था। ये कह रहा था कि जो समाज है कार्य है वो मानवतावाद दर्शन पर आधारित है। देखो 19वीं शताब्दी की जो बात मैं कर रहा हूँ व्यावसायिक समाज कार्य, उसमें मानवतावाद भी है और व्यावसायिक समाज कार्य भी है। तो दोनों चीज़ें इन्वॉल्व है, प्राचीन युग और मध्य युग दोनों इन्वॉल्व है आधुनिक में। तो इसलिए आप इसे कह सकते हो कि मानवतावाद दर्शन पर भी आधारित है, वैज्ञानिक ज्ञान पर भी आधारित है, प्रविधि निपुणताओं पर भी आधारित है, व्यक्ति और समूह और समुदाय के एक सुखी और संपूर्ण जीवन व्यतीत करने में सहायता। देखो मैं अभी आप लोगों से अपने शब्दों में बोल रहा था और एग्जैक्ट उसका जो है इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क की ये परिभाषा यही है, यही परिभाषा ही है। मैं तो अपने शब्दों से बोल रहा था कि मानवतावाद पर आधारित है, वैज्ञानिक पर आधारित है, निपुणताओं पर आधारित है, कौशल पर आधारित है, व्यक्ति जो हो या ग्रुप हो या कम्युनिटी वर्क हो जिसमें संपूर्ण जीवन व्यतीत करने में मदद कर रहा है, वो क्या काम कर रहा है, समाज कार्य हो रहा है। तो ये देखिए इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क की परिभाषा मैं बोल रहा था आप लोगों से, ऐसा भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ, एक नाम है एलिस चेनी। एलिस चेनी की परिभाषा 1936 में जिस समय जो है स्थापना की गई थी मुंबई में टाटा दोराब जी इंस्टीट्यूट, उसी दौरान यहाँ पर जो है एक परिभाषा दी गई थी 1936 में समाज कार्य को। कहा गया कि आवश्यकताओं और सामाजिक संबंधों के संबंध में या उससे संबंधित वैज्ञानिक ज्ञान और ढंगों का उपयोग करते हुए उसके संदर्भ में लाभ को प्रदान करने के लिए ऐच्छिक प्रयास करना ही एक प्रकार का आपका क्या कहलाएगा, समाज कार्य कहलाएगा। मैंने अभी आपको बोला भी था कि ऐच्छिक प्रयास होता है और ऐच्छिक प्रयास होता है जिसका उद्देश्य ये होता है कि आवश्यकताओं की संतुष्टि करना होता है, जिसका संबंध बनता है सामाजिक संबंधों से, जो वैज्ञानिक ज्ञान और वैधानिक प्रणालियों पर प्रयोग करता है, तो वही कहलाती है आपकी क्या, समाज कार्य। ये एलिस चेनी, इसका पूरा नाम है एलिस चेनी, 1936 में इसने परिभाषा दिया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने अभी परिभाषा बता दिया, समाज कार्य का थोड़ा सा अर्थ बता दिया, ये चीज़ें आपको ईजिली समझ में आ गई होंगी, ठीक है।
चलिए आगे हम बात करते हैं अब उसके बाद विशेषताओं के बारे में। तो विशेषताएं भली भांति तरीके से जानते हैं आप सभी लोग। जैसे व्यावसायिक सेवाएं होती हैं, जाहिर सी बात है वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित होगा, प्रविधि पर आधारित होगा, तो वो समाज कार्य की विशेषता हो जाएगी। फिर उसके बाद देखिए मनोसामाजिक और समस्याओं का अध्ययन करेगा और निदान करेगा, उपचार करेगा, मूल्यांकन करेगा, ऐसी प्रतिक्रिया होती है, ये विशेषता होती है। फिर समाज कार्य के समस्याग्रस्त व्यक्तियों की सहायता प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो ये भी उसकी विशेषता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अकेले व्यक्ति यानी केस वर्क में भी काम आएगा, फिर ग्रुप वर्क में भी काम आएगा, फिर कम्युनिटी वर्क में भी काम आएगा, तो ये समाजकारी सहायता प्रोवाइड करता है, ये विशेषता है उसकी। फिर उसके बाद अंतिम उद्देश्य जो है समस्याग्रस्त जो सेवार्थी होता है उसको आत्म सहायता करने की बात करता है, मदद करने की कोशिश करता है, ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, आपके विशेषताएं हो जाएंगी। फिर हम बात करते हैं उद्देश्य को लेकर। बेसिकली उद्देश्य जो है 4 टाइप में डिवाइड कर दिया गया। जैसे भौतिक सहायता प्रोवाइड करना, फिर समायोजन का स्थापित करना, फिर उसके बाद मानसिक समस्याओं का समाधान करना, निर्बल वर्ग के जो लोग होंगे उनको अच्छे जीवन में सुधार लाना, तो ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, समाज कार्य की एक उद्देश्य। देखिए मैं आप लोगों को ये डीप में अभी एक बार पढ़ाऊंगा और आज समझ लीजिए आप लोगों की ये डेमो क्लास चल रही है, बशर्ते आप ये समझ लीजिए यहाँ पर, है ना। तो आपको ये सारी दोबारा से चीज़ें मैं रिकॉल करवाऊंगा और ये ब्रीफ में होगा, फिर वहाँ पर ब्रीफ में होगा, थोड़ा सा डीप में होगा। फिर वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर का भी उद्देश्य आया, और उस समय जो उद्देश्य आया तो उसका उद्देश्य था कि मनोसामाजिक समस्या का समाधान करना, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना, सामाजिक संबंधों का सौहार्दपूर्ण, लिखा हुआ ये सौहार्दपूर्ण और मधुर बनाना होगा, व्यक्तित्व को प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करना होगा, उन्नति का विकास करना, अवसर प्रोवाइड करना, ये सभी के सभी उसके उद्देश्य। ये आपका बेसिकली जो उद्देश्य बनाए गए थे वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर के द्वारा बताए गए थे, ये सारे के सारे उद्देश्य, ठीक है। कुल टोटल इसके जो उद्देश्य थे लगभग 13 के आसपास थे, 13 उद्देश्य थे, ठीक है। समाज कार्य के जो कार्य होंगे वो 4 टाइप के होते हैं। जैसे आप क्या करेंगे, उपचारात्मक क्रियाविधि करेंगे। उपचारात्मकता का मतलब होता है ट्रीटमेंट का, तो इसमें एक चिकित्सकीय सेवाएं प्रोवाइड करेंगे, स्वास्थ्य सेवा को लेकर, मनोचिकित्सकीय सेवा प्रोवाइड करेंगे, मानसिक आरोग्य को लेकर, जहाँ पर मानसिक समस्याएं हैं तो वो बेसिकली उपचारात्मकता में देखा जाता है। अगर हम सुधारात्मकता में देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि व्यक्ति को सुधार सेवाएं, उसके संबंध में सुधार सेवाओं के साथ साथ समाज सुधार सेवाओं को सम्मिलित करेंगे, तो ये सुधारात्मक कार्य होगा। उसको मॉडिफिकेशन करके समाज की मुख्य धारा से आप जोड़ रहे हैं, ये सामाजिक कार्यकर्ता की एक अहम भूमिका होती है, ठीक है। निरोधात्मक कार्य की बात अगर हम करें तो इसमें देखिए नीति आ जाती है, कार्यक्रम आ जाते हैं, योजनाएं आ जाती हैं, परिनियम आ जाते हैं, जन चेतना को उन्नत करने के संबंध में प्रौढ़ शिक्षा आ जाती है। प्रौढ़ शिक्षा की जो मिनिमम आयु रखी गई है वो 21 वर्ष है, याद रखिएगा सभी लोग। इसके माध्यम से लोगों को क्या किया जाता है, समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है। फिर विकासात्मक कार्य होते हैं, ये 4 तरीके से कार्य किए जाते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है कि इसमें बेसिकली या तो वृद्ध हो सकता है, या आपसे मैं कहूँ बच्चा हो सकता है, या महिलाएं हो सकती हैं, उनके संबंध में आर्थिक विकास के लेकर विविध प्रकार के कार्यक्रम और उत्पादन की दर से वृद्धि करना, और राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने को लेकर आर्थिक लाभ को जो है यहाँ पर एक साम्य पूर्ण विवरण देने की बात करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि आर्थिक लाभ प्रोवाइड करता है, कैसे, तो योजना के माध्यम से, ठीक है। योजना चल रही है तो उन योजनाओं के माध्यम से क्या किया जाता है, उनको लाभ दिया है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो महिलाएं हो, ठीक है, तो ये क्रियाविधि होती है। आगे अगर हम बात करते हैं तो प्रणालियों के बारे में, तो बेसिकली कुल टोटल 6 प्रणालियां हैं, इनको 2 भागों में बांटा गया और इनको कहा गया पद्धति। एक को बोला गया प्राथमिक पद्धति, या आप इसे बोल सकते हो प्राथमिक प्रणाली, दूसरे को बोला गया द्वितीयक प्रणाली, या आप बोल सकते हो द्वितीयक पद्धति। तो ये वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर की है। प्राथमिक में आता था केस वर्क आता था, मैंने आपको पढ़ाया है अभी अभी, ग्रुप वर्क आता है, केस और कम्युनिटी वर्क आता है, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन आता है यानी समाज कल्याण प्रशासन आता है, सोशल एक्शन आता है, सामाजिक क्रिया और सामाजिक शोध यानी सोशल रिसर्च आता है। तो ये द्वितीयक प्रणाली जिसको हम सहायक प्रणाली बोलते हैं। देखो मैंने बताया अभी अभी व्यक्तिक समाज कार्य आता है, समूह समाज कार्य आता है, सामुदायिक संगठन आता है, तो ये प्राथमिक प्रणाली में आता है। और जो द्वितीयक और सहायक प्रणाली होता है तो समाज कल्याण प्रशासन आता है, और यहाँ पर मैंने देखो लिखा हुआ है, फिर उसके बाद सामाजिक क्रिया आती है, फिर समाज कार्य शोध आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आगे अगर हम बात करते हैं समाज कार्य के सिद्धांत पर, तो बेसिकली जो सोशल वर्क के प्रिंसिपल हैं उसके बारे में बात करते हैं। जो सोशल वर्क के प्रिंसिपल हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि व्यक्ति को, इस समूह को, समुदाय को हम सहायता प्रोवाइड कर सके, ताकि उसे हम समाज की मुख्य धारा से जोड़ सके, उसका जीवन जो है अच्छे से व्यतीत हो सके। इसलिए सोशल वर्कर क्या करता है, प्रिंसिपल का प्रयोग करता है। तो एक प्रिंसिपल होता है संचार का, यानी कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। इसका मतलब ये होता है कि
कि अगर सेवार्थी और कार्यकर्ता के बीच अगर अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन नहीं होगा तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, डेटा सही तरीके से आप प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, डेटा नहीं ले पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहली बात तो आप सबको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप सेवार्थी से मिले तो आपके साथ जो बातचीत आपके साथ कर रहा है सेवार्थी और आप, तो आप ऐसा शब्द बोले कि सेवार्थी वो आपकी बात को समझ सके। और अगर आप मान लीजिए वो हिंदी में है और आप उसे इंग्लिश में बोल रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ पर आपका संचार का सिद्धांत नहीं लागू होगा, फिर अगर लागू भी होता है तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में ये कंडीशन जो है फॉलो नहीं होगी। तो कम्युनिकेशन का संचार यानी कम्युनिकेशन का जो सिद्धांत होगा वो सबसे बेटर माना जाता है। बातचीत, विचार, भावनाएं को जो है आदान प्रदान अच्छे तरीके से हो सके, इसीलिए संचार का सिद्धांत लगाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, आप सभी लोग कम्युनिकेशन का सिद्धांत हो जाए। और ऐसे में ये लिखित भी होता है और अलिखित भी होता है। ठीक है, मैं पीडीएफ अभी आप लोगों के ग्रुप में इसको डाल देता हूँ। ठीक है, देख लेना, आप सभी लोग पढ़ना होगा तो अब पढ़ लेना। आगे अगर हम बात करें व्यक्तिकरण का सिद्धांत में, तो हर एक व्यक्ति यूनिक होता है, हर एक व्यक्ति एक दूसरे से यूनिक होने का मतलब अद्वितीय होता है। तो अगर मान लीजिए एक व्यक्ति के अंदर दूसरी मनोसामाजिक समस्या है और दूसरे व्यक्ति के अंदर दूसरे टाइप की मनोसामाजिक समस्या होगी, तो इनमें अलग अलग तरीके से प्रविधि लगेगी, अलग अलग तरीके से वैज्ञानिक जो है ज्ञान लगाए जाएंगे या पद्धति लगाई जाएगी। इसका मतलब नहीं कि एक व्यक्ति पर वही सिमिलर जो इस व्यक्ति पर आप यूज़ कर रहे हैं वही व्यक्ति पर आपने दोबारा से यूज़ कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। तो क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग अलग होता है, इसलिए उसका समस्या समाधान करेंगे जब, तो उसकी पद्धति भी अलग होगी, उसकी रणनीति भी अलग होगी, उसके सिद्धांत भी अलग होंगे। ठीक है, तो ये होता है व्यक्तिकरण का सिद्धांत, क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग होता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं स्वीकृति का सिद्धांत, आपने नाम सुना होगा बर्जाइना करके नाम, तो उसने एक सिद्धांत बोला था कि व्यक्ति जैसा भी हो उसी रूप में उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर आप हाई फाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं और सेवार्थी जो है एक मलिन बस्ती से है, तो कहोगे कि भाई मलिन बस्ती की सोसाइटी को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सोशल वर्कर की ये भूमिका नहीं होती है। बेसिकली जो मेडिकल सोशल वर्कर होता है या सोशल वर्कर जो होता है उसका एक अहम उद्देश्य यही होता है कि सेवार्थी जैसा भी हो ऐसे ही हमें स्वीकार कर लेना है। ठीक है, हमारा काम ही है उसको मॉडिफिकेशन करना, मतलब एक प्रकार से परिशोधन करना, परिमार्जित करना। ठीक है, तो आप जब स्वीकार कर लेंगे तब उसके व्यवहार में क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। तो स्वीकृति का सिद्धांत जरूरी है आप सबको जानना। ठीक है, तो कार्यकर्ता जैसा भी सेवार्थी आए उसको आपको स्वीकार कर लेना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए उसको बोलने के तरीका नहीं है या किसी के चलने फिरने का तरीका नहीं, जो भी उसके अंदर जो समस्या है उसी को तो आप दूर करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, गोपनीयता का सिद्धांत कहता है ये कि जब भी कोई बात अगर कर रहे हैं आप सेवार्थी के साथ, तो उसकी बातों को सीक्रेट रखा जाए, गोपनीय रखा जाए। इसका मतलब ये नहीं कि आप चलो सबसे बताते चलो कि भाई उस फलाने व्यक्ति है जो उसके अंदर ये समस्या है, ये चीज़ आती है, ये कुछ नहीं करना है आपको। सोशल वर्कर उसकी बातों को गोपनीय रखता है, सीक्रेट रखता है, ताकि अगर आप बताएंगे वहाँ पर जहाँ उसकी मदद, जैसे बाय द वे मान चलिए एक क्लाइंट है उसको स्पीच नहीं आती, बोलने नहीं आता है, और आपने किया उसके साथ काम, तो वहाँ मैनेजमेंट में आपने लिखा कि इस व्यक्ति को स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है। तो जब स्पीच थेरेपी की ज़रूरत तभी पड़ेगी तब उसके लिए आप उस सेवार्थी से पूछेंगे कि आपको एक स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, तो क्या मैं आपकी बातें जो है ऐसा उससे बोल भी सकते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है उससे मैं शेयर कर सकता हूँ। अगर वो आपसे कहता है कि ठीक है भाई शेयर कर दीजिए, या आपको लगता है, अगर आप पूछते भी नहीं हैं, अगर आपको लगता है कि इसके माध्यम से उसमें सुधार आ सकता है तो आप उस बात को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखें आप सभी लोग इस बात का। तो गोपनीयता का सिद्धांत होना ज़रूरी है, तो गोपनीयता बनी रखनी चाहिए। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो आत्मनिर्णय का सिद्धांत ये होता है, ये सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने से सबसे पहले उपयुक्त चयन करने का अधिकार होता है। सेवार्थी की समस्या समाधान करते समय प्रत्येक चरण में आत्मनिर्णय का पूरा करना अधिकार होता है। तो कार्यकर्ता जो है सेवार्थी की सहायता करनी चाहिए और सेवार्थी को उचित निर्णय ले सके। तो मतलब इस तरीके से उसके साथ काम करना है सामाजिक कार्यकर्ता को या मेडिकल सोशल वर्कर को कि जो सेवार्थी है वो स्वयं से निर्णय ले सके। ठीक है, तो इस तरीके से बनाया, ऐसा नहीं कि उसके साथ साथ लगे रहना है आपको, जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ चले जाना है आपको, ये गलत हो जाएगा। जैसे आपको मान लीजिए किसी क्लाइंट को है पेंशन का बनवाना है, पास बनवाना है, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो उसके लिए आपको उसके साथ साथ नहीं जाना है, आपको बस उसको गाइड कर देना है कि भाई आप ऐसे जाइए, वहाँ पर आपका बन जाएगा। ठीक है, गाइड कर दीजिए, ये सोशल वर्कर की भूमिका होता है, उसके साथ साथ जाने की भूमिका नहीं होती है। तो बेसिकली यहाँ पे आत्मनिर्णय यानी वह निर्णय ले सके ऐसा आपको उस सेवार्थी को बना देना है। तो ये भी एक प्रकार का सिद्धांत है। ठीक है, और ये सभी के सभी सिद्धांत बेसिकली बीस्टिक के द्वारा दिए गए थे 1957 में। ठीक है, याद रखिएगा किसके द्वारा दिए गए थे, 1957 में बीस्टिक के द्वारा दिए गए थे।
ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसे भी। नियंत्रित जो है संवेगात्मक संबंध का सिद्धांत भी होता है। तो इसमें कार्यकर्ता जो होता है सेवार्थी को देखकर व्यक्तिगत और भावनात्मक लगाव नहीं रखना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि जो सोशल वर्कर होता है उस सेवार्थी में अपने भाई को देखने लगता है, अपनी माता को देखने लगता है, अपने पिता को देखने लगता है, तो वो ऐसी कंडीशन पर अंतरण हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ठीक उसी प्रकार से विपरीत हो जाता है प्रति अंतरण। जो है सेवार्थी क्या करता है, कार्यकर्ता को अपना भाई देखने लगता है, पिता देखने लगता है, ठीक है, माता देखने लगती है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नियंत्रित संवेगात्मक का संबंध होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि कभी कभी नहीं कहते आप लोग इमोशनल अत्याचार, तो ऐसे नहीं कि भाई आपको इमोशनल होकर कोई बात बता रहा है तो आप उसकी बातों पर विश्वास कर ले। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सिद्धांत भी लागू होता है। तो नियंत्रण संवेगात्मक संबंध का सिद्धांत भी समाज कार्य के सिद्धांत पर लागू होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। ये सारे के सारे पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ। उसके बाद आपका आता है अनिर्णायक मनोवृत्ति का सिद्धांत। तो इसमें क्या होता है कि कार्यकर्ता के द्वारा सेवार्थी की उसकी समस्या को देखकर उसको निर्णय तुरंत नहीं लेना चाहिए। जैसे आप क्या करते हैं, कभी कभी कोई भी बात अगर आपसे बोलता है तो तुरंत आप क्या करते हैं भाई, निर्णय ले लेते हैं। पहली बार आप अगर मुझसे मिलते हैं तो मैं जो बात बोलता हूं तो आप मेरे ऊपर पूरा का पूरा बिलीव कर लेते हैं, या कोई अदर व्यक्ति भी मिलता है तो आप उस व्यक्ति पर पूरा का पूरा बिलीव कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को। पहले पूरी बातों को समझिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार उसका मूल्यांकन करिए, 3 से 4 बार उसके साथ इंटरव्यू रखिए, अनुसूची बनाइए, प्रश्नावली विधि बताइए 3 से 4 बार। जब तक आपको पूर्ण रूप से ना लगे कि अब इसकी समस्या का समाधान मिल गया है तब जाके आप उसको लगाइए। तो अनिर्णात्मक मनोवृत्ति का सिद्धांत यानी एक एटीट्यूड, कहने मनोवृत्ति का मतलब होता है एटीट्यूड। तो एटीट्यूड में क्या करना है, परिवर्तन लाना है, चेंजेस करना है, उसकी बातों पर ही विश्वास ना कर लेना पहली बार में, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है यहाँ पर, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, अच्छा अब ये चीज़ें थी आप लोगों को समाज कार्य के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया है, मीनिंग के बारे में, परिभाषा के बारे में, और उसके बाद मैंने थोड़े सी सिद्धांत के बारे में चर्चा किया, विशेषता और उद्देश्य के बारे में बात किया। अब आप लोगों के सामने प्रश्न है, अब आप लोग मुझे बताइएगा समाज कार्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विज्ञान से माना जाता है? राजनीति विज्ञान से, मानव विज्ञान से, सामाजिक विज्ञान से, इनमें से कोई नहीं। कहाँ से लिया गया है समाज कार्य? मैंने अभी आपको बताया भी था, बताइए जरा फटाफट बताइए, फास्ट बोलिए जी, बोलिए। वेरी गुड वेरी गुड, सामाजिक विज्ञान। आप सभी लोग बोलिएगा, ठीक है। यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ऐसे प्रश्न आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप लोगों को मैं क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ इस समय, आप लोग देख सकते हो PYQ के रूप में या तो मॉक टेस्ट के रूप में, वहाँ पे जाके देखना, आप लोग चैनल पर विजिट करना तो मिलेगा प्रश्न भी आपको। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। आगे अगर मैं बात करता हूँ, समाज कार्य उन कल्याणकारी क्रियाओं का अध्ययन करता है जिनका उद्देश्य क्या होगा? एकांतवादी दर्शन होगा, मानवतावादी होगा, उदारवादी होगा, समाजवादी होगा। बोलिए जला फटाफट। मानवतावादी। मानवतावादी। भाई 2 ही व्यक्ति हैं क्या, और नहीं है क्या? सिर्फ 2 ही लोग ज्वाइन हो क्या अभी? कितने लोग ज्वाइन भाई? बाकी और भी लोग बोलिए। चलिए यहाँ पर सही जवाब बताया मानवतावादी। मानवतावादी करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हो सवाल। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, कुछ अलग प्रश्न नहीं बनेगा। एक प्रश्न और है, सामाजिक क्रियाओं में सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन होता है। बताइए अतिक्रियावादी ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से, व्यवहारिक ढंग से कि सामाजिक ढंग से? ध्यान रखिएगा, बताइए प्रश्न। वैज्ञानिक ढंग से। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, वैज्ञानिक ढंग से। वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये था। जब भी समाज कार्य होता है वो वैज्ञानिक ढंग से होता है, ना ही व्यवहारिक ढंग से होता है, ना ही सामाजिक ढंग से होता है, वैज्ञानिक ढंग से होता है सोशल वर्क, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। एक मैंने पुस्तक अभी नाम बताया भी था कि प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क नामक पुस्तक की रचनाकार कौन है? लेन क्लार्क है, मिशल्स है, लेन क्लार्क इज द राइट आंसर होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। याद रखिएगा मानवतावादी दृष्टिकोण की उत्पत्ति कब आई थी? मैंने शायद शब्दों में बोल दिया था आप लोगों को कि 18वीं शताब्दी 19वीं की 18वीं शताब्दी में, 18वीं, हाँ 21वीं गलत हो जाएगा भाई साहब, किसी ने 21वीं बोला, मैंने अभी आप लोगों को बताया भी है, ठीक है ना। तो 18वीं शताब्दी आपका करेक्ट जवाब होगा मानवतावादी। 16वीं शताब्दी में प्राचीन युग को कह सकते हो आप लोग, 19वीं शताब्दी में समाज कार्य व्यवसाय को बोल सकते हो, ठीक है। तो याद रखिएगा आधुनिक जो है आपका 19वीं है, आधुनिक, मानवतावाद 18वीं है। आगे हम बात करते हैं आधुनिक के बारे में। आधुनिक समाज कार्य बेसिकली विकसित हुआ है, बताइए किससे? वैज्ञानिक रूप में, व्यावसायिक रूप में, सामाजिक रूप में, वैज्ञानिक रूप में। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई, व्यावसायिक रूप में। वेरी गुड। आगे अगर हम बात करते हैं कि शैक्षिक विषय के रूप में समाज कार्य की प्रकृति किस प्रकार से प्रतीत होती है? प्रकृति मतलब नेचर होता है, तो सामाजिक रूप में, भौतिक रूप में, कि आपका व्यावसायिक रूप में, कि वैज्ञानिक रूप में? सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे बेटर हैं, और आप मुझे जवाब बताइए, बताइए फटाफट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर अगर हम बात करें वैज्ञानिक रूप में, बहुत बेटर आपका जवाब आया है। ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क, यही आपका करेक्ट जवाब होगा। वैज्ञानिकता को ये प्राथमिकता देता है सोशल वर्क।
क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है ना। वैज्ञानिक, अगर आपने पढ़ा होगा विज्ञान की परिभाषा बताइए, तो आप क्या पढ़ते हैं? क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, है ना। इस तरीके से आपने परिभाषा भी पढ़ा होगा। तो वैज्ञानिक क्रमबद्धता से ही चीज़ें होती हैं सोशल वर्क में। अगर मैं बात करूँ विज्ञान को एक क्रमबद्ध सुव्यवस्थित, अच्छा ये तो लिख दिया वही प्रश्न क्या यार, विज्ञान को एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान को संकलन के रूप में परिभाषित किस बंदे ने कहा? देखो ये परिभाषा भी बता देता हूँ अभी, नाम यहाँ पे टिक भी लगा हुआ, पिंकस का नाम लग रहा हुआ, ठीक है। आप लोगों को मैं बता देता हूँ, यहाँ पे पिंकस नहीं होगा, ठीक है, ये गलत जवाब होगा पिंकस का। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें गुड्डेनहार्ट की परिभाषा है, नोट कर लीजिए आप सभी लोग, यहाँ पर विज्ञान एवं क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान को संकलन के रूप में परिभाषित करने वाला गुड्डेनहार्ट है, ठीक है। हालांकि बताया नहीं था, लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है। समाज कार्य का उद्देश्य क्या होता है, सॉरी लक्ष्य बताइए क्या होता है, लक्ष्य क्या होगा समाज कार्य का? तो यहाँ पर जो लक्ष्य होगा कि व्यक्ति और समाज की समस्याओं की समीक्षा करना और विश्लेषण करना, नहीं एग्जैक्ट। देखो इसमें आप, ये अप्लाइड प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्नों में आपको 99% जो सही होगा उसको सही लगाना होगा आपको। समाज कार्य के राजनीतिक परिवर्तन गलत हो जाएगा, समाज और व्यक्ति की समस्या का समाधान करना और पर्यावरण के प्रति जागरूकता करना, ये तो गलत। देखिए ऑप्शन नंबर सी को देखिए जरा, समाज कार्य को और इस ऑप्शन को पढ़िए, तो आपका करेक्ट लग रहा है ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई वाला। तो इसमें आपको प्राथमिकता देनी पड़ती है कि सबसे ज़्यादा कौन सा सही है, ठीक है। ये अप्लाइड या कॉन्सेप्चुअल प्रश्न होते हैं ऐसे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से बताइए समाज कार्य का क्षेत्र जो है सम्मिलित किया गया किस में, वृद्ध कल्याण में, कि आपका ग्रामीण क्षेत्र में, कि परिवार संतुलन क्षेत्र में। मैं अभी आपको बताऊंगा समाज कार्य के कौन कौन से एरिया हैं, वो भी बता दूंगा आप सभी को। जो है वृद्ध कल्याण भी होता है, ग्रामीण विकास भी होता है, शहरी विकास भी होता है, ग्राम विकास भी होता है ना, पर्यावरण संतुलन को भी बात करता है। उपरोक्त तो सभी यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। महिला कल्याण हो गया, किस बच्चों का कल्याण के संबंधित में होता है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति और जनजातियों के कल्याण की बात करता है। ये सभी के सभी जो होते हैं क्या कहलाते हैं, समाज कार्य के क्षेत्र कहलाते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में अलग से। आगे अगर हम बात करते हैं समाज कार्य विषय क्षेत्र के अंतर्गत किन्हें शामिल नहीं किया, सॉरी किन्हें शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है, ठीक है। तो जरा मुझे बताइए, सामाजिक प्रतिरक्षा और अपराधी सुधार होगा, ठीक है, वेरी गुड। सामाजिक नीति और नियोजन का विकास होगा, ठीक है। सामाजिक न्याय और व्यवस्था का प्रोत्साहन होगा, हाँ बोलिए, हाँ ठीक होगा। ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर ये शामिल किया गया है विषय क्षेत्र में। तो सामाजिक प्रतिरक्षा भी होगा, अपराधी सुधार का लेकर, सामाजिक नीति, नियोजन, विकास, सामाजिक न्याय और व्यवस्था, ऐसे एग्जाम में प्रश्न आप लोगों से बनेंगे, है ना। यही है समाज कार्य के बारे में। देखिए एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर जो है समाज कार्य का विभाजन जो होता है तीन तरीके से प्राथमिक प्रणाली में। ये जो बृहद आप देख रहे हैं इसको कम्युनिटी बोला जाता है, कम्युनिटी और आप वर्क कह सकते हो। जो सूक्ष्म बोला जाता है उसको आप केस वर्क बोल सकते हो, जो मध्य बोला जाता है उसको आप ग्रुप वर्क बोल सकते हो, ठीक है। तो ये इनमें से बृहत्तर समुदाय, पड़ोसियों को बोला गया यानी मध्य, और व्यक्तियों की समस्या को, व्यक्तियों का मतलब हो गया सूक्ष्म, समस्याओं को सुलझाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, पहला वाला यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रहा है ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। दूसरा कहता है कि समाज कार्य के ये 3 स्तरों पर एकांतिक रूप में कार्य करना प्रतीत होता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे अभिकथन और तर्क, आजकल ट्रेंड चल गया है ऐसे प्रश्न पूछने का, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे भी प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में मिल सकते हैं। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। तो एकांतिक रूप का क्या मतलब होता है? एकांतिक रूप का मतलब होता यह है कि हमने जो प्राथमिक प्रणाली किया है उस प्राथमिक प्रणाली के अंतर्गत ये तीनों आते हैं क्या एकांतिक रूप में, मतलब जहाँ पे आप खुद जाके समाज कार्य अभ्यास कर रहे हैं, एकांतिक रूप जहाँ पे आप खुद जाके काम कर रहे हैं। ये प्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। जो अप्रत्यक्ष होता है वो द्वितीयक प्रणाली होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं व्यक्तिगत समाज कार्य के जो चरण होंगे। अभी मैंने आपको शायद थोड़ा सा बताया भी था, तो जरा मुझे बताइए इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए। पहले मैंने बता रहा था ना आप लोगों से कि प्रवेश होगा, फिर अध्ययन होगा, फिर निदान होगा, फिर उपचार होगा, फिर मूल्यांकन होगा, फिर समाप्ति होगा, फिर प्रतिपुष्टि होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके थे आज के प्रश्न और आपके कुछ मेडिकल सोशल वर्क के संबंध में मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है, ठीक है भाई। तो ये जो क्वेश्चंस थे और कॉन्सेप्ट था, ये चीज़ें आप लोगों को शायद क्लियर हो गई होगी। अब कोई डाउट वगैरह है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।